हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। यूपी में विधानसभा चुनाव के तारीखों को लेकर के पहले ही ऐलान हो चुका है और यूपी में जिस तरीके से सभी पार्टी राजनीतिक पार्टियां जितने भी है, चाहे बड़े दल की बात कर ली जाए या फिर छोटे दल की बात कर ली जाए, सभी पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, वो किसी भी तरीके से उनके कार्यकर्ता की बात कर ली जाए या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ही बात कर ली जाए, वो किसी भी तरीके से सक्रिय नजर नहीं आ रही है। जो उनकी भूमिका होनी चाहिए चुनाव को लेकर के, वो भूमिका एक सक्रियता के रूप में नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इन सभी खबरों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है पीयूष, जो भूमिका होनी चाहिए, जो बीते चुनाव में देखी जाती थी, मायावती का जो अवतार होता था, जो आक्रामक तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश करती थी, वो किसी तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रही है इस बार की विधानसभा चुनाव में? आखिरकार किस तरफ संकेत जा रहा है? देखिए, संकेत साफ है यूपी के राजनीतिक गलियारों से भी, और चूंकि भारत के राजनीतिक गलियारे यूपी के राजनीतिक गलियारे के साथ ही गुजरती है, तो पूरी तरीके से सभी जगह यही बात का मंथन है कि आखिर मायावती एक्टिव क्यों नहीं है। जितना एक्टिव होना चाहिए उनको पॉलिटिकली, उतना एक्टिव क्यों नहीं है, ये सवाल सब जगह कमोबेश पूछे जा रहे हैं। अब इस पे बात आती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। सूत्रों से जो खबर आ रही है, अगर उस बात पे हम लोग जाएं तो ये कुछ हो रहा है कि बीजेपी के साथ उनका कुछ गुपचुप गठबंधन हो गया है कि पहले तो उन्होंने चंद्रशेखर के साथ कोशिश करवाई कि गठबंधन हो जाए बीएसपी। लास्ट टाइम समय पे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन नहीं हुआ। इसका जो फ़ायदा होना चाहिए बीजेपी को वो मिलेगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर बीएसपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं होता है, फिर भी उस करीब 30 से 40 सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां बीएसपी बिना किसी मेहनत के भी जीत सकती है। वो उनका कोर वहां वोट बैंक है। तो जो बीजेपी का प्लान है, ऐसा मुझे लगता है, सच्चाई हो न हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो मेन प्लान है कि बीएसपी उन्हीं सीटों पे मेहनत करे जो वो पूरी तरीके से निकाल सकती है। तो जब रिजल्ट आएंगे, तो अगर 20, 30 या 40 सीटें कम पड़ती है बीजेपी को, तो वो मायावती का सपोर्ट लेंगे, बीएसपी का सपोर्ट लेंगे और सरकार बन जाएगी। और इसके बदले बीजेपी मायावती को उपराष्ट्रपति के तौर पे प्रोजेक्ट कर सकती है, उपराष्ट्रपति बना सकती है। मतलब मायावती को केंद्र में भेजा जा सकता है। और इसमें अब आप ये भी पूछेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है। देखिए, इसमें सभी का फ़ायदा है। बीजेपी को ये फ़ायदा है कि वो एक कहेंगे कि दलितों की जो सबसे बड़ी नेता थी, उनको हमने देखो उपराष्ट्रपति बना दिया, तो दलितों का जो एक कोर वोट बैंक है वो सेंट्रलाइज होकर बीजेपी के साथ आ सकता है। पहली बात तो ये है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं यूपी में, उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी सी गड़बड़ाएगी इससे, और बीजेपी के तरफ कोर वोट बैंक, जो दलित का कोर वोट बैंक है, वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा। दूसरा चीज़ ये है, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी फ़ायदा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये फ़ायदा है कि जब मायावती एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर चली, जैसे ही आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर चली जाएगी, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी की पूरी पार्टी हो जाएगी बीएसपी, और पूरी पार्टी को वो चलाएंगे। हालांकि अभी चला वही रहे हैं, लेकिन कोर कमांड उनके हाथ में चला जाएगा। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि हाँ, जो हो कुछ ऐसा ही हो, तो उनके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल हो जाएगी, और बीजेपी के लिए तो ऑलरेडी बेनिफिशियल है। लेकिन पीयूष, क्या आपको लगता है कि यूपी के जितने दलित महादलित कोर वोट बैंक है, मायावती के इस कदम से खुश हो पाएंगे, खुश रहेंगे? क्या लगता है आपको? राजनीति में कभी ये हम नहीं कह सकते कि ये खुश होंगे, नाराज होंगे। अभी क्या फ़ायदा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है राजनीति में। तो अभी दलितों के मसीहा के रूप में दो नेता हैं। एक चंद्रशेखर आज़ाद, जो अभी नए उभरे हैं, उन पे अभी उतना भरोसा भी नहीं है लोगों को। मायावती पे पूरा भरोसा है लोगों को। तो मायावती का जो कोर वोट बैंक है, वो 30, 40, 50 सीटें जो प्रभावित करती हैं मायावती, उस पर प्रभावित करेगी और 30-40 सीटें वो जीत सकती है। बीजेपी को इस बार सबसे बड़ी परेशानी ये है बीजेपी के साथ कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं 30, 40, 50 सीटों से वो कम पड़ जाएगी
जो आना चाहिए उनको 30-40 सीटें वो नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन ये जो अलायंस होगा वो पोस्ट अलायंस होगा। उसका फ़ायदा बीजेपी को इस तरीके से मिलेगा कि इनका जो फॉरवर्ड का जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, वो उनके साथ रहेगा, वो उनसे गड़बड़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है, इनके साथ जो दलित कुछ वोट बैंक है बीजेपी के साथ, वो चला जाएगा, और मायावती के पास जो अपना कोर वोट बैंक है वो शिफ्ट होके उनको मिल जाएगा, और उनकी सीटें 40-50 सीटें आएगी, और ये 40-50 सीटें जो बीजेपी को कम पड़ेगी, वो साथ में मिलके सत्ता में आने का अवसर इनको मिल सकता है। मतलब कि 10 मार्च का जो चुनाव नतीजा आएगा, चुनाव नतीजे के बाद यह खेल हो सकता है, मायावती बीजेपी को समर्थन दे सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद की तरफ उन लोगों का रुझान है, जो युवा है खासकर दलित समाज को लेकर के, तो अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ भी बढ़ा है। मायावती का कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था थोड़ा सा डगमग हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के लेकर के। मायावती का कोर वोट बैंक शिफ्ट हो ही रहा था, वो दरक रहा था, वो दरकने के सारे आयाम खुल चुके थे, ऐसी बात नहीं थी। अब उसमें क्या है कि मायावती उसे 5 साल बरकरार रख ले, 10 साल बरकरार रख ले, उससे ज़्यादा वो बरकरार नहीं रख पाएगी। ये बात को मायावती भी समझ रही है। इसीलिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है बीजेपी और मायावती के बीच में अंदर खाने से, बाहर ऐसी खबर ये नहीं आई है, हम लोग को ऐसा लग रहा है, तो अंदर खाने से जो चीज़ें हो रही है उसमें मायावती को भी फ़ायदा है, सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी फ़ायदा है, बीजेपी को भी फ़ायदा है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी को भी फ़ायदा है, तो लगभग सभी को फ़ायदा है इसमें। इसीलिए सब चुप हैं, शांत हैं, और रबजी लाइव इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आफ्टर चुनाव परिणाम आने के बाद आप ये देखिएगा कि 80 से 90% जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लगभग यही चीज़ें होगी। बिल्कुल, तो यह तो देखने वाली अहम बात होगी कि जो 10 मार्च का जो चुनाव नतीजा आएगा उसमें किस प्रकार से क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बना पाती है। यदि नहीं बना पाती है तो क्या मायावती की जो 30-40 सीटों पर प्रभाव है, अगर मायावती के पार्टी की तरफ से जो भी 30-40 विधायक जीत कर आते हैं वे बीजेपी को समर्थन देकर के और बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाएंगे। हाँ पीयूष जी, मैं एक बात और जोड़ दूं कि इसमें देखिए, अब मायावती एक चीज़ और इसमें करना चाहेगी। अगर वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो अगर अंदर कुछ बात हो रखा हो, तो आप जब सीट बंटवारे में या जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा उसमें देखेंगे कि अगर बीएसपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर मुस्लिम कैंडिडेट को दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है। वो मुस्लिम कैंडिडेट को अगर सीट देगी तो मुस्लिम के कुछ वोटर जो हैं वो शिफ्ट होंगे मायावती के तरफ, और एसपी को इससे नुकसान होगा। एसपी को नुकसान होगा मतलब इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये सारा गणित है, और इस गणित को जैसे जैसे कैंडिडेट के नाम लिस्ट आएंगे बाहर, सबको, जितने भी ऑडियंस हमारा रबजी लाइव देख रहे हैं, आपको धीरे धीरे आइडिया लगता चला जाएगा कि हम जो आज बातें कर रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है। लेकिन पीयूष, ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो एक प्रभाव वोट बैंक है वो तो एक यादव समाज है और दूसरा मुस्लिम समाज है, और ओवैसी भी यूपी विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। तो जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है, मुस्लिम वोट बैंक का जो आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ओवैसी कुछ लेकर बैठ जाएंगे, कुछ समाजवादी पार्टी लेकर बैठ जाएंगी, और मायावती को जो वोट बैंक मिलना चाहिए मुस्लिमों का वो शायद मिलता हुआ नहीं दिखेगा? नहीं मिलता, वो चाहती भी नहीं, मतलब चाह तो रही ही होगी, लेकिन उनको मिलने के आसार बहुत कम थे। लेकिन अगर वो कुछ वोट ले आती है मुस्लिमों का, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वोटों का बिखराव होगा, और जैसे ही मुस्लिम माइनॉरिटी वोटों का बिखराव होगा वैसे ही बीजेपी अच्छा लीड ले लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसमें कैसे होगा, जैसे मंच पर से जैसे बताए, कुछ दिनों की बात, पहले की बात है कि जयंत चौधरी का जो वाकया हुआ कि मुस्लिम जो नेता थे उनके साथ हल्का सा धक्का मुक्की हो गया, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो उससे कुछ निगेटिव परसेप्शन तो एआईएम भी बना रही है कि नहीं देखो मुस्लिमों के साथ सपा में दुर्व्यवहार हो रहा है, जो और भी जो इंसिडेंट पहले पास्ट में हुए हैं उनको लोग भूल नहीं रहे हैं। उसके बाद जो सपा के शासनकाल में जो सारी चीज़ें हुई है उसको लोग नहीं भूल रहे हैं। तो एमआईएम का अपना एक खेमा है जो कि ये परसेप्शन डेवलप करने में लगा हुआ है कि सपा जो है वो मुस्लिमों की हितैषी नहीं है, उनको आप वोट नहीं दे। तो कुछ वोट शिफ्ट अगर एआईएमआईएम की तरफ भी हो रहा है, ओबीसी की पार्टी की तरफ भी हो रहा है मुस्लिम का, तो भी उससे कुछ बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। उसमें से
अगर बीएसपी जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पे, कि अगर मुस्लिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर दे देती है कैंडिडेटर के रूप में, उनको ज़्यादा सीट देती है, तो कुछ ना कुछ तो वो वोट अपने समाज का काटेंगे ही काटेंगे, लाएंगे ही लाएंगे। तो उससे जो एक मुश्त वोट जो सपा को पड़ने वाला था माइनॉरिटीज़ का, उसमें बिखराव हो जाएगा। और जैसे ये 20 से 30% बिखराव हो गया, वैसे ही बीजेपी आराम से सत्ता में आ जाएगी, और जो कुछ सीटें उनको बचेगी उनके लिए, तो वो बीएसपी पोस्ट गठबंधन में सीटों को पुरा देगी। बिल्कुल, तो शायद मायावती की चुप्पी का राज यही हो सकता है कि जो भी उनके विधायक जीत कर आएंगे आने वाले दिनों में 10 मार्च के बाद, अगर बीजेपी को सरकार बनाने में समस्या उत्पन्न होगी तो मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन कर सकती हैं, अपना समर्थन बीजेपी को दे सकती हैं और सरकार में फिर से बीजेपी वापसी कर सकती है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भी लगातार जो रुझान सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिमों का रुझान है, समाजवादी पार्टी का भी कुछ वोट बैंक पर प्रभाव है मुस्लिमों को लेकर के। तो यह तो आगे क्या कुछ होता है उसकी पल पल हम अपडेट रबजी लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी फिलहाल काफ़ी दिन तक, लगभग 2 महीने का समय है, अभी आपको 1.5 से 2 महीने तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार यूपी में किसका सरकार बन पाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।